नमस्कार, खबर एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नगर निगम चुनावों की सरगर्मियों के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर आज कैथल का दौरा करेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के तहत सीएम खट्टर इस दौरे में 13 परियोजनाओं का शिलान्यास कर विकास का तोहफा देंगे। परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगा। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कैथल दौरे में सीएम खट्टर रोड शो कर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम खट्टर का रोड शो कैथल के उदय सिंह किले से शुरू होकर नरवानिया बिल्डिंग पर खत्म होगा। रोड शो की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। रोड शो के दौरान जगह जगह पर सीएम के स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार और रोडवेज यूनियन नेताओं के बीच विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोर्ट में हरियाणा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। साथ ही आज कोर्ट में रोडवेज यूनियन नेता अपना जवाब भी पेश करेंगे। हाईकोर्ट ने यूनियन के नेताओं से सवाल किया था कि उन्हें सरकार की पॉलिसी से ऐतराज क्यों है। मामले में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हड़ताल के दौरान गिरफ्तार या समन किए गए सभी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को बरकरार रखा था। 9 दिसंबर को जींद के पांडुपिडारा में होने वाली दुष्यंत चौटाला की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। इस संदर्भ में दुष्यंत समर्थकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इनेलो के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और अब दुष्यंत मोर्चे की केंद्रीय समिति के सदस्य ब्रज शर्मा के नेतृत्व में हुई बैठक में कई रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद ब्रज शर्मा ने बताया कि दुष्यंत के समर्थन के लिए इनेलो छोड़ चुके लोगों पर पार्टी में बने रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग दुष्यंत में ताऊ देवीलाल का अक्स देख रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए पार्टी के गठन के बाद विचार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने एक बार फिर अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर चुटकी ली। अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव तक तो ठीक है, नौबत पंची सरपंची के चुनाव में लड़ने की आ जाएगी। और वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनके भ्रष्टाचार को ऑडियो वीडियो के जरिए चंडीगढ़ में जाकर उजागर करेंगे। बिजली डिफॉल्टरों की लंबी सूची पर दिए अपने बयान में अभय चौटाला ने कहा कि सरकार के कई लोग डिफॉल्टर हैं। वहीं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र नारनौंद के गांव खांडा का डिफॉल्टर सूची में पहले स्थान पर आने पर अभय चौटाला ने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु का गांव ही क्या उनके स्कूल के बिजली बिल भी चेक होने चाहिए। अभय ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ेगा। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने पिहोवा की सीता देवी धर्मशाला में इनेलो बसपा के कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद अशोक अरोड़ा ने दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो इनेलो को मजबूत करने के लिए उस समय से खून पसीना बहा रहे हैं जब दुष्यंत पैदा भी नहीं हुए थे और वो लोग सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। वाहनों की ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन मंत्री का मंगलवार को लिया गया एक्शन रंग ला रहा है। हरियाणा सरकार जल्द ही ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाने जा रही है, जिसके तहत जिला स्तर पर अधिकारियों के लिए ओवरलोडेड वाहनों के चालान काटने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ये जानकारी खुद परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार अच्छी सड़कों का निर्माण करवाती है, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण ये सड़कें जल्द ही खस्ताहाल हो जाती हैं। इसलिए सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर जल्द ही सभी टोल केंद्रों पर एक एक धर्म कांटा सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हो रहे चालानों की कमाई का आधा हिस्सा रोड सेफ्टी नियमों के प्रचार में खर्च किया जाएगा। जींद में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा आयोजित सत्ता परिवर्तन रैली में पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी ने रैली में मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजकुमार सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने 70 सालों में 12 बार कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस ने देश को भिखारियों की लाइन में लाकर खड़ा किया। और वहीं बीजेपी पर वार करते हुए सैनी ने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन जाट आरक्षण के वक्त लोगों के घर जलते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन सरकार उनका तमाशा देखती रही। सैनी ने कहा कि आज हरियाणा के 10% लोगों के पास 50% लोगों की नौकरियां हैं। सैनी ने भरोसा दिलाया कि अगर 2019 में उन्हें मौका मिलता है तो वो जातियों के अनुपात के अनुसार 100% आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।
जी में सत्ता परिवर्तन रैली के बाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी ने कैथल में एक रोड शो निकाला। इसके बाद कैथल के रामलीला ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया गया। रैली के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में भी उनकी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। सैनी ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव निशान नहीं मिलता तो उनकी पार्टी दूसरों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। सांसद सैनी ने एक बार फिर राज्यसभा को देश पर बोझ बताते हुए कहा कि इस नकली सदन को खत्म करना पड़ेगा। इस दौरान सीएम की रैली के चलते उनके पोस्टर होर्डिंग हटाने को उन्होंने सरकार की बुजदिली बताया। वहीं नलों पर तंज कसते हुए सांसद सैनी ने कहा कि उनके बीच पार्टी की नहीं बल्कि संपत्ति की लड़ाई चल रही है। पंचकुला के गांव खटौली में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। दरअसल 2016 में लवली ने अपने पति के साथ मिलकर भाभी सुधा की हत्या की थी। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी लवली की निशानदेही पर कापली गांव से सुधा के अवशेष और राख बरामद कर ली थी, जिसके आधार पर मौके से मिले अवशेषों और राख को SFL मधुबन से जांच करवाया जाएगा ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। और वहीं 4 लोगों की हत्याकांड मामले में हथियार सप्लायर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। बराड़ा में चल रहे विकास कार्यों में धांधली की खबर हरियाणा न्यूज पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इन धांधलियों में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। बराड़ा वार्ड नंबर 14 से बीजेपी पार्षद संदीप अरोड़ा ने कहा कि यहां पर हो रहे निर्माण कार्यों में मिलावट का खेल अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां सरकार के पैसों का दुरुपयोग करते हुए निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे और आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। यमुनानगर के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात जगाधरी के मैक्सवेल अस्पताल में बलजीत नामक युवक को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मृतक के बेटे ने बताया कि उन्होंने अपने पिता को बीती रात इलाज के लिए भर्ती करवाया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। हमारे कई बार कहने के बावजूद डॉक्टरों को नहीं बुलाया गया और नर्सिंग स्टाफ द्वारा ही इलाज किया गया। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही के चलते उनके पिता की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। निवाड़ी में आवारा पशु के हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आवारा पशु के चलते हादसों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये आवारा पशु लोगों के लिए किसी यमदूत से कम नहीं है। हालांकि 3 महीने पहले उपायुक्त ने शहर को 1 महीने में ही आवारा पशु मुक्त बनाने की बात कही थी। बावजूद उसके नगर परिषद प्रशासन आज तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाया। रोहतक के न्यू विजयनगर कॉलोनी में एक लड़की ने घर के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पीजीआई रोहतक के शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस ने बताया कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लड़की ने किस वजह से आत्महत्या की है। पुलिस का कहना है कि मृतक लड़की के परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पलवल में 1.5 बीघा जमीन के लिए 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल गांव चिरवाड़ी के दिनेश कुमार ने बताया कि उनकी 1.5 बीघा जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि जमीन कागजातों में पीड़ित परिवार के नाम पर है। इस विवाद को लेकर कुछ लोगों ने दिनेश के परिवार पर कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, लाठी और अवैध हथियारों से हमला कर दिया। हमले में परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस वजह से पीड़ित परिवार भय के साए में है। यमुनानगर की शास्त्री कॉलोनी में देर शाम को 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक उद्योगपति के घर में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने उस समय वारदात को अंजाम दिया जब घर में महिला और उसका 1 साल का बच्चा ही मौजूद था। बदमाशों ने घर में मौजूद महिला को रिवॉल्वर दिखाया, जिसके बाद जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश की जा रही है। 26 नवंबर को सिरसा में SBI वाली गली में हुई 20 लाख रुपए की लूट की घटना को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। डीएसपी रविंद्र सिंह सिवर और ने बताया कि लूट की वारदात को सुलझाने के लिए CIA और सिरसा की पुलिस टीमों का गठन किया गया है।
जल्द ही तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा। सिरसा की एक और वारदात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। सीआईए की टीम ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डींग मंडी में एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019 और 20 का अंतरिम 1 फरवरी को पेश करेंगे। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 2019 से 20 के लिए अंतरिम बजट तैयार करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अब ये गति पकड़ रहा है। साल 2019 के आम चुनावों से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली वर्तमान एनडीए सरकार का यह आखिरी बजट होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बुधवार रात यहां के अवंतीपुरा इलाके में सेना ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास गोला बारूद भी बरामद किए हैं। हालांकि अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हजारों किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस आंदोलन में किसान कर्ज माफी और फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा दिए जाने की मांग को मजबूती से रखेंगे। आज और कल होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में देश भर के किसान हुंकार भरेंगे। तयशुदा कार्यक्रम में जुटेंगे और संसद की ओर मार्च करेंगे। इस आंदोलन में बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और आसपास के अन्य राज्यों के किसान शामिल हो रहे हैं। किसान मुक्ति मार्च के लिए स्वराज इंडिया से जुड़े हजारों किसान आंदोलनकारी दिल्ली के बिजवासन इलाके में बुधवार से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। किसान बिजवासन से 26 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में बुधवार को करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल करतारपुर से मिट्टी लेकर घर लौटी हैं। हरसिमरत कौर ने करतारपुर गुरुद्वारे में आयोजित लंगर में आम लोगों के साथ बैठकर प्रसाद लिया और उन्होंने कॉरिडोर खुलने के फैसले को गुरु नानक देव का चमत्कार बताया और दोनों मुल्कों की सरकारों का आभार जताया। उच्चतम न्यायालय और आज सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वर्मा ने छुट्टी पर भेजे जाने की केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ वर्मा के सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब पर विचार कर सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच कर अपनी रिपोर्ट दी थी और वर्मा ने इसी का जवाब दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सोशल मीडिया में जारी एक फोटो से उनकी ये यात्रा और विवादों में पड़ गई है। दिल्ली के विधायक और अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक फोटो ट्वीट करते हुए सिद्धू के खालिस्तान आतंकी गोपाल सिंह चावला के साथ तस्वीर साझा की है। शेयर बाजार ने गुरुवार को बढ़त के साथ शुरुआत की है। इस कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन सेंसेक्स 292 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। निफ्टी की बात करें तो इसने भी रफ्तार भरी है। ये 67 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार शुरू करने में सफल रहा है। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में जोरदार शुरुआत की। बुधवार को उसने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से रौंद डाला। कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 15वीं रैंकिंग वाली कमजोर दक्षिण अफ्रीकी टीम गोल का खाता भी नहीं खोल पाई। अब पूल सी में 2 दिसंबर को भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम विश्व कप का खिताब जीतकर 43 साल का सूखा समाप्त करने के अभियान पर है। हालांकि टीम के लिए अपने इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। भारत की खिताबी राह में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, जर्मनी और पाकिस्तान जैसी टीमें परेशानी बनकर खड़ी हो सकती हैं। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 आज रिलीज हो रही है। इसका बजट करीब 600 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म 14 भाषाओं में रिलीज होगी। 2 बड़े स्टार, मेगा बजट और वीएफएक्स के कारण ये फिल्म अपने आप में अनोखी बन गई है और अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार फर्स्ट डे के मामले में 2.0 ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पहले दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। अब ये रिकॉर्ड 2.0 तोड़ सकती है। राकेश शर्मा की बायोपिक फिल्म सारे जहां से अच्छा में आमिर खान ने तो काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान को हैंडओवर कर दी। शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए राकेश शर्मा जैसा लुक लेना होगा और उसके लिए उन्हें खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करना होगा। बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान इसके लिए अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेंगे। खबर है कि वहां उन्हें वैसे ही विषम स्थितियों में रखा जाएगा जिनमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। शाहरुख ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वो अपने किरदार को बेहद करीबी से जी सकें और जान सके कि एस्ट्रोनॉट असल जिंदगी में क्या कुछ जीता और बर्दाश्त करता है।
एक्ट्रेस तब्बू दिग्गज गीतकार और फिल्मकार गुलजार के साथ फिर से काम करना चाहती हैं। तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास गुलजार के लिए मैसेज है, कृपया कर जल्द ही एक फिल्म बनाएं और मुझे उसमें कास्ट करें। अगर आप एक अभिनेत्री के तौर पर मुझे नहीं रख सकते तो अपनी असिस्टेंट रख लें। यहाँ उन्होंने अपनी फिल्मों और किरदारों के बारे में बातचीत की। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी 2 दिसंबर को जोधपुर में होनी है और इसके लिए पहले ही शादी की रस्में होंगी और इन सभी फंक्शंस के लिए प्रियंका और निक जोनस जोधपुर रवाना हो गए हैं। आज सुबह प्रियंका और निक को उनकी टीम के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।